उत्तर भारत के पहाड़ों में ऊंची चोटियों के बीच बसा हुआ, धुंध में लिपटा हुआ नागपुरा गांव था। गांव छोटा था। घरों का एक झुंड एक साथ सटा हुआ था, मानो गर्मी के लिए। सदियों पुराने पेड़, जिनकी शाखाएं वर्षों के भार से झुकी हुई थीं, कोबलस्टोन की गलियों पर लंबी परछाइयां डालती थीं। हवा में एक सन्नाटा छाया हुआ था, जो केवल पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की दूर की आवाजों से टूटता था। नागपुरा के दिल में एक रहस्य छुपा था, एक अंधेरा जो पीढ़ियों से फुसफुसाता चला आ रहा था। कुछ बाहरी लोग ही नागपुरा में आने की हिम्मत करते थे। जिन लोगों ने किया, उन्होंने बेचैनी की भावना की बात की, अनदेखी आंखों द्वारा देखे जाने की भावना। गांव वाले खुद शांत, पीछे हटे हुए लोग थे। उनके चेहरे पर एक उदासी छाई हुई थी, जो शब्दों से कहीं अधिक गहरी थी। वे कहानियों को जानते थे, वे किंवदंतियां, दो सिलागी ओ सिखों, जो सदियों से चली आ रही थीं। वे जानते थे कि नागपुरा एक ऐसी जगह थी जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला था, जहां अतीत दफन रहने से इनकार करता था। गांव की एक तरफ एक घना जंगल था, जो गहरी परछाइयों और उलझी हुई घनीभूत जगह थी। स्थानीय लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि जंगल दुष्ट आत्माओं का घर था, एक त्रासदी के अवशेष जो बहुत पहले नागपुरा पर आई थी। दूसरी तरफ एक शांत, काला तालाब था, जिसकी सतह ऑब्सीडियन की चादर की तरह आकाश को दर्शाती थी। ऐसा कहा जाता था कि तालाब में उन लोगों की आत्माएं रहती हैं जो गांव में मर चुके थे। उनकी फुसफुसाहट उस हवा पर सवार थी जो नरकटों को हिलाती थी। नागपुरा रहस्यों और दुखों का स्थान था, एक ऐसी जगह जहां हवा ही अनकही कहानियों से गूंजती हुई प्रतीत होती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां अतीत वर्तमान से अडिग पकड़ के साथ चिपका हुआ था, जो वहां रहने वालों के जीवन पर एक लंबी काली छाया डाल रहा था। और उसे उसी बीमारी के लिए दोषी ठहराया जिसे खत्म करने में
उसने मदद की थी। डर और संदेह से जहर घोलकर ग्रामीण अपने रक्षक के खिलाफ हो गए। उन्होंने भैरव बाबा के विनम्र आवाज पर धावा बोल दिया। उनके दिल गुस्से से भरे हुए थे, जो उतना ही तेज था जितना निराधार था। क्या मैंने अभी कुछ हिलते हुए देखा? नहीं, ये मेरा वहम होगा। यह सूक्ष्म रूप से शुरू हुआ, उसकी दृष्टि की परिधि में गति की क्षणभंगुर झलक के साथ। परछाइयां जो जब भी वह अपना सिर घुमाता था तो दृष्टि से ओझल हो जाती थी। हवा जैसे ही पेड़ों से गुजरती थी, फुसफुसाते हुए शब्दों को एक ऐसी भाषा में ले जाती हुई प्रतीत होती थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अपनी हड्डियों के रेशे रेशे में महसूस कर रहा था। ऐसी रातें थीं जब नींद ने उससे किनारा कर लिया था। गांव का सन्नाटा मंत्रोच्चार की दूर की आवाज से टूट गया था। शोकपूर्ण धुन घाटियों से गूंज रही थी, जैसे हवा के पीछे से हिलाई जा रही हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है? ये बहुत ही परेशान करने वाला है। रमेश खुद को देखे जाने की भावना को दूर नहीं कर सका। अनदेखी आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थीं। वह अक्सर एक बेचैन नींद से जागता, उसका दिल जोरों से धड़कता, इस स्पष्ट एहसास के साथ कि कोई या कुछ उसके ऊपर खड़ा था। उसकी सांस उसकी त्वचा के खिलाफ ठंडी थी। गांव के चौराहे पर खेल रहे बच्चों की हंसी अक्सर उसके कानों में खून जमा देने वाली चीखों में बदल जाती।
और जैसे ही वह शुरू होती थी वैसे ही गायब हो जाती, जिससे वह हिल जाता और दिशाहीन हो जाता। वह मंदिर क्या है? ये कितना भयानक लग रहा है। एक शाम जब रमेश गांव के बाहरी इलाके में घूम रहा था तो उसकी निगाह प्राचीन बरगद के पेड़ों के एक बाग में छिपे एक जीर्ण शीर्ण मंदिर पर पड़ी। मंदिर के चारों ओर की हवा अगरबत्ती और गेंदे की गंध से सराबोर थी, लेकिन किसी धातु जैसी गंध, खून जैसी गंध भी थी। जैसे ही वह करीब आया उसने पत्थर पर उकेरे गए अजीबोगरीब प्रतीकों को देखा। प्रतीक जो उसकी आंखों के सामने लिखते और हिलते हुए प्रतीत हो रहे थे। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई, एक सहज चेतावनी जिसने उसे पीछे हटा दिया। वह भाग गया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। अनदेखी निगाहों की गर्मी उसकी पीठ में जल रही थी। उसने इन घटनाओं के बारे में अपने माता पिता से बात नहीं की, इस डर से कि वे उसकी चिंताओं को एक अतिस्क्रिय कल्पना के भ्रम के रूप में खारिज कर देंगे। लेकिन गहराई से रमेश जानता था कि नागपुरा में कुछ गड़बड़ है, कुछ भयावह, जो सुखद जीवन के नीचे दुबका हुआ है। एक अंधेरी रात जब रमेश बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसका दिमाग दिन की परेशान करने वाली घटनाओं से घूम रहा था। तभी उसने अपनी खिड़की पर एक धीमी दस्तक सुनी। वो क्या था? वह उठ बैठा। उसका दिल तेज हो गया और उसने अंधेरे में झांका। बाहर हवा चल रही थी। खिड़की के शीशे कंकाल की उंगलियों की तरह खड़खड़ा रहे थे। जैसे ही उसकी आंखों को अंधेरे की आदत हुई, उसने देखा कि एक व्यक्ति उस फीकी चांदनी में खड़ा है जो पर्दों के बीच से झांक रही है। वहां कौन है? यह एक महिला थी। उसकी पीठ उसकी ओर थी। एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी जो अंधेरे में झिलमिलाती हुई प्रतीत हो रही थी। उसके लंबे काले बाल रेशमी झरने की तरह उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। वह उसका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन उसकी उपस्थिति के बारे में कुछ था। उदासी भरी सुंदरता की एक आभा जिसने उसे मोहित और भयभीत दोनों कर दिया। उसने देखा, मंत्रमुग्ध होकर, जैसे ही वह धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। उसका चेहरा जब वह सामने आया तो चांदनी जितना पीला था। उसकी विशेषताएं अलौकिक और भूतिया रूप से सुंदर थीं। उसकी आंखें चौड़ी और एक ऐसे दुख से भरी हुई थीं जो जीवन भर फैली हुई प्रतीत होती थीं, उसकी ओर टिकी हुई थीं। और रमेश ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस की। हे भगवान, आप कौन हैं? वह अपनी निगाहें नहीं हटा सका। उसका गला घुट गया। अनंत काल की तरह लगा वे वहीं खड़े रहे। सफेद रंग में सजी महिला और रमेश, उनकी निगाहें एक मौन संवाद में बंद थीं जो शब्दों से परे थी। फिर जैसे ही वह प्रकट हुई थी, महिला गायब हो गई। हवा एक बार फिर चली। उसकी उपस्थिति का एकमात्र प्रमाण चमेली की सुगंध और एक आह की फीकी सी गूंज थी। रुको, वापस आ जाओ। रमेश खिड़की पर चढ़ गया। उसे खोलकर रात में बाहर झुक गया, पर वहां कुछ भी नहीं था। चांद की हल्की रोशनी में नहाया हुआ गांव शांत था। उसने सफेद रंग में सजी महिला के किसी भी निशान के लिए बेतहाशा खोज की, लेकिन वह चली गई थी। वह वहीं खड़ा रह गया। रात की ठंडी हवा उसकी त्वचा को काट रही थी। उसका दिमाग अनुत्तरित प्रश्नों से दौड़ रहा था। ये महिला कौन थी और वह मुझसे क्या चाहती थी? उस रात नींद आना नामुमकिन था। सफेद साड़ी में सजी महिला की छवि, उसकी दुख भरी आंखें उसकी आत्मा में उतर गईं। अगली सुबह हताशा से उपजे साहस से लैस होकर रमेश ने किसी पर भरोसा करने का फैसला किया। उसने महेश नामक गांव के मुखिया की तलाश की, जो एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे नागपुरा के इतिहास और उसके कई रहस्यों की गहरी समझ है। महेश ने धैर्यपूर्वक सुना
क्योंकि रमेश ने अपने अनुभवों को बताया। उनका झुर्रियों वाला चेहरा उदासी और समझ के मिश्रण से सना हुआ था। महेश जी, मैंने उसे देखा, सफेद साड़ी में सजी औरत। वो कौन है? जब रमेश खत्म कर चुका था तो महेश ने आह भरी। एक गहरी, थकी हुई आवाज जो सदियों का भार ढोती हुई प्रतीत हो रही थी। सफेद साड़ी में सजी महिला को भैरव बाबा की सबसे समर्पित शिष्या काली नाम की एक युवती की आत्मा कहा जाता है। महेश रुक गया। उसकी आंखें एक गहरी उदासी से भर गई। वह ग्रामीणों से काफी प्यार करती थी और भैरव बाबा उसे अपनी बेटी मानते थे। महेश की आवाज भावुकता से भर गई। जब गांव वाले भैरव बाबा के खिलाफ हो गए तो काली ने उनके जीवन की भीख मांगी। उसने उनसे तर्क करने, उसके द्वारा किए गए अच्छे कामों को याद रखने की भीख मांगी, लेकिन वे डर से अंधे हो गए थे और मुखिया के झूठ से प्रेरित थे। उन्होंने भैरव बाबा पर प्रहार किया और उनके उन्माद में उन्होंने गलती से काली को भी मार डाला। ऐसा कहा जाता है कि अपने अंतिम क्षणों में काली ने कसम खाई थी कि नागपुरा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कि उसके प्रिय गुरु की हत्या का न्याय नहीं मिल जाता। रमेश ने सुना, उसका खून ठंडा हो गया। तो सफेद साड़ी में सजी महिला उसकी कल्पना की उपज नहीं थी, बल्कि एक प्रतिशोधी आत्मा थी। उसका गुस्सा सदियों के अन्याय से भर गया था। मैं खुद को किस चक्कर में डाल दिया है? भवानी बाबा के श्राप और काली की तामसिक आत्मा का रहस्योद्घाटन रमेश के ऊपर कफन की तरह लटका हुआ था। वह इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि वह किसी तरह गांव के दुखद अतीत में उलझा हुआ था। उसका भाग्य उन बेचैन आत्माओं के साथ जुड़ा हुआ था जो उसकी सड़कों पर घूमती थीं और हवा में फुसफुसाती थीं। मैंने महेश से सीखा कि मुखिया, भवानी बाबा और काली की मृत्यु के बाद अपराध बोध और भय से ग्रस्त होकर उसने गांव के बाहरी इलाके में एक भव्य हवेली का निर्माण किया था। काली की आत्मा को शांत करने के लिए एक हताश प्रयास में उन्होंने इसका नाम कालिका हवेली रखा। ऐसा कहा जाता था कि हवेली प्रेतबाधित थी, एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला था, जहां काली का दुहक और क्रोध घुटन भरे कोहरे की तरह छाया हुआ था। डर और दृढ़ संकल्प के एक अजीब मिश्रण से प्रेरित होकर रमेश ने नागपुरा की भूतिया घटनाओं के पीछे की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। मैंने अपने दोस्तों को विश्वास में लिया, उन कहानियों को साझा किया जो मैंने सुनी थी और उन भयावह मुठभेड़ों का अनुभव किया था। उसके आश्चर्य के लिए उसके दोस्त अपने शुरुआती संदेह के बावजूद मदद करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने भी अस्पष्टीकृत घटनाओं का अनुभव किया था, हवा में फुसफुसाहट सुनी थी और अनदेखी आंखों को खुद को देखते हुए महसूस किया था। साथ में उन्होंने कालिका हवेली के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक समझौता किया, इस उम्मीद में कि ऐसा करने से वे काली की आत्मा को शांत करने और अपने परेशान गांव में शांति लाने का एक रास्ता खोज सकते हैं। अंधेरे की आड़ में टॉर्च और अपने धड़कते दिलों के अलावा और कुछ नहीं लेकर हमने नागपुरा के बाहरी इलाके में कालिका हवेली के भव्य सिलहूट की ओर अपना रास्ता बना लिया। हवेली गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर खड़ी थी। इसका एक बार भव्य अग्रभाग अब ढह रहा था। खिड़कियां रात में खाली आंखों की तरह घूर रही थीं। जैसे ही वे भव्य लोहे के फाटकों के पास पहुंचे, पेड़ों से एक ठंडी हवा चली, अपने साथ सड़ांध की गंध और चमेली की हल्की सी गंध लेकर आई। जंग लगे और लताओं से ढके फाटक ऐसे खुल गए जैसे उन्हें अंदर बुला रहे हों। झिझकते हुए उन्होंने कालिका हवेली के मैदान में कदम रखा। उनके कदम भयानक सन्नाटे में गूंज रहे थे। कालिका हवेली का इंटीरियर अंधेरा और दमनकारी था। धूल और सड़ांध की गंध से हवा भारी थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और केवल आवाजें उनके पैरों के नीचे फर्श के तख्तों की चीख
और हवा के दूर से गरजने की थी। और शामी की पे हवा के दूर से। हम सावधानी से एक कमरे से दूसरे कमरे में चले गए। हमारी टॉर्च अंधेरे से कट रही थी, फीकी भव्यता और भय की छाया में बिताए जीवन के सुस्त निशान को रोशन कर रही थी। उन्हें मुखिया के चित्र मिले। उनका चेहरा अपराध बोध और पागलपन के एक भूतिया मिश्रण के साथ उकेरा गया था, जो हर कदम पर उनका पीछा करता हुआ प्रतीत होता था। एक बार भव्य भोजन कक्ष में उन्हें एक दावत के लिए टेबल सेट मिला। प्लेटें अभी भी लंबे समय से ठंडे भोजन के अवशेषों से लदी हुई थीं। कुर्सियां उलटी हुई थीं, जैसे जल्दबाजी में पीछे हटने के बीच में हो। यह ऐसा था जैसे समय कालिका हवेली की दीवारों के भीतर ही रुक गया हो, किसी अकथनीय त्रासदी के क्षण में जम गया हो। जैसे ही हम हवेली में और गहराई में गए, हम पुराने पुस्तकालय में एक बुक शेल्फ के पीछे एक छिपे हुए कमरे में ठोकर मार गए। बुक शेल्फ, जिसकी सतह छूने में ठंडी थी, एक कराह के साथ निकली, एक संकीर्ण मार्ग का खुलासा करते हुए जो अंधेरे में उतर गया। मार्ग के भीतर की हवा भारी थी, नम धरती की गंध और कुछ प्राचीन और परेशान करने वाली गंध से भरी हुई थी। जैसे ही उन्होंने मार्ग को पार किया, उनकी टॉर्च घबराहट से टिमटिमा रही थी। वे एक फीकी गुनगुनाहट की आवाज सुनने लगे, नीची और लयबद्ध, जैसे किसी विशाल हृदय की धड़कन। मार्ग एक बड़े गोलाकार कक्ष में खुलता था। इसकी दीवारों पर ऊंची ऊंची ढेर सारी स्क्रॉल और प्राचीन ग्रंथों से सजी अलमारियां थीं। कक्ष के केंद्र में एक पत्थर की चौकी थी, जिस पर एक छोटा अलंकृत नक्काशीदार बक्सा रखा हुआ था। जैसे जैसे हम करीब आते गए, गुनगुनाहट तेज होती गई, हवा में कंपन होता रहा और हमारी हड्डियों में धड़कन होने लगी। कांपते हाथों से मैंने हाथ बढ़ाया और धीरे से डिब्बे का ढक्कन उठाया। जिस क्षण डिब्बा खोला गया, कक्ष में एक ठंडी हवा चली, उनकी टॉर्च बुझा दी और उन्हें अंधेरे में धकेल दिया। गुनगुनाहट एक बुखार की पिच पर पहुंच गई, एक खून जमा देने वाली चीख में बदल गई, जो हवेली की नींव को हिला देने वाली लग रही थी। रमेश और उसके दोस्त पीछे हट गए। उनके दिल उनकी पसलियों से टकरा रहे थे। डर ने उन्हें जकड़ लिया जैसे कोई वाइज। फिर जैसे ही अचानक शुरू हुआ था, चीखना बंद हो गया। हम वहीं खड़े रहे जहां थे। हमारी सांसें थम गई। सन्नाटा केवल हमारी ही खुरदरी सांसों की आवाज से टूट रहा था। धीरे धीरे उनकी आंखों को अंधेरे की आदत होने लगी और उन्होंने महसूस किया कि कक्ष अब खाली नहीं है। उनके सामने खड़ी एक भयानक अलौकिक चमक में नहाई हुई सफेद साड़ी में सजी महिला थी। उसकी विशेषताएं अब छाया से अस्पष्ट नहीं है। लुभावनी रूप से सुंदर थीं, लेकिन उसकी आंखें ठंडी अडिग रोष से जल रही थीं। तुमने मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत कैसे की? तुम जो मेरे विश्वासघातियों के नक्शे कदम पर चलते हो। हमारा कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है। हम केवल इतने साल पहले जो हुआ उसके पीछे की सच्चाई को समझना चाहते हैं। सफेद साड़ी में सजी महिला ने एक खोखली हंसी छोड़ी, जो कक्ष में गूंज उठी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। सत्य, तुम सच्चाई के बारे में कुछ नहीं जानते। आप झूठ पर बनी दुनिया में रहते हैं, एक ऐसी दुनिया जो मेरे हत्यारे की स्मृति का जश्न मनाती है, जबकि निर्दोषों की कब्रों पर थूकती है। उसने रमेश पर अपनी निगाहें टिका दी। उसकी आंखें उसकी आत्मा में जल रही थीं। तुम जवाब चाहते हो? बहुत खूब, मैं तुम्हें जवाब दूंगी। लेकिन सावधान रहना, सच्चाई दोधारी तलवार होती है। ये सांत्वना ला सकता है, लेकिन ये आपकी बेतहाशा कल्पनाओं से परे दर्द भी ला सकता है। सफेद साड़ी में सजी औरत, उसका रूप गर्मी की धुंध की तरह झिलमिलाता हुआ, अपने हाथ उठाए
और छवियों और ध्वनियों का एक घूमता हुआ भंवर कक्ष को भर दिया। रमेश और उसके दोस्तों ने देखा, मंत्रमुग्ध और भयभीत, जैसे ही उस भयावह रात की घटनाएं उनकी आंखों के सामने घूम गईं। उन्होंने भवानी बाबा की आंखों में डर देखा, क्योंकि ग्रामीण उनके चेहरे गुस्से और भय से मुड़े हुए थे, उन पर बंद हो गए थे। उन्होंने काली की हताश दलीलों को सुना। तर्क के लिए उसकी चीखें भीड़ के रोष से डूब गईं, और उन्होंने विश्वासघात के क्षण को देखा। वह क्षण जब मुखिया अपनी महत्वाकांक्षा से ग्रस्त होकर भवानी बाबा के दिल में एक खंजर भोंकता है, उसकी बुद्धि और करुणा को हमेशा के लिए खामोश कर देता है। चित्र फीके पड़ गए और कक्ष एक बार फिर एक भयानक सन्नाटे में डूब गया। रमेश और उसके दोस्त वहीं खड़े रहे। उनके चेहरे पीले पड़ गए, उनके शरीर कांप रहे थे। जो कुछ उन्होंने देखा था, उसका भार उन पर टूट रहा था। अब तुम सच्चाई जानते हो। अब तुम उनके विश्वासघात की गहराई, उनके पाप का भार जानते हो। इस ज्ञान का आप क्या करेंगे? क्या आप एक हत्यारे की स्मृति का सम्मान करते रहेंगे, या आप उन लोगों के लिए न्याय की तलाश करेंगे जिनके साथ उसने अन्याय किया था? और इसके साथ ही सफेद साड़ी में सजी महिला गायब हो गई। रमेश और उसके दोस्तों को अंधेरे में अकेला छोड़ दिया। वे कालिका हवेली से बाहर निकलकर रात में ठोकर मारते हुए चले गए। उनके दिमाग घूम रहे थे, उनके दिल सच्चाई के बोझ से भारी थे। नागपुरा गांव, जो कभी रमणीय सुंदरता का स्थान था, अब बेचैनी की एक स्पष्ट भावना में लिपटा हुआ लग रहा था। हवा जैसे ही पेड़ों से गुजरती थी, काली के शब्दों को ले जाती हुई प्रतीत होती थी। उसका प्रश्न उनके कानों में गूंज रहा था। हम क्या करेंगे? रमेश और उसके दोस्तों को वे जवाब मिल गए थे जिन्हें वे ढूंढ रहे थे, लेकिन ऐसा करने में उन्होंने एक ऐसी सच्चाई का पता लगाया जिससे नागपुरा की नाजुक शांति हमेशा के लिए चकनाचूर हो गई।